इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी या ईईजी के बारे में जानेंगे। हमारा ब्रेन यानी हमारा मस्तिष्क हर समय एक्टिव रहता है। उसमें कुछ न कुछ विद्युतीय गतिविधियां होती रहती हैं, तब भी जब हम सो रहे हों या कोमा की अवस्था में हों। ये गतिविधियां जरूरी हैं अध्ययन किए जाने के लिए, ताकि ब्रेन कैसे काम करता है, अलग अलग हिस्से ब्रेन के किस काम में लगे होते हैं, ये पता चल सके। साथ ही किसी बीमारी का पता लगाने के लिए या कोई दवाएं चल रही हैं, कोई ट्रीटमेंट या उपचार चल रहा है अगर ब्रेन डिसऑर्डर के लिए, तो उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितनी कारगर हो रही हैं, ये चीजें पता लगाने के लिए भी ईईजी का बहुत उपयोग है। 4 मुख्य तकनीकें हैं जिनसे हम ब्रेन के अंदर जो विद्युतीय गतिविधि हो रही है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। ये तकनीकें हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी ईईजी, जो हम आज के लेक्चर में देख रहे हैं, और तकनीकें हैं इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल्स या ईआरपी, मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफी या एमईजी और सिंगल सेल रिकॉर्डिंग। ये सारी तकनीकें न्यूरॉन्स में से, यानी स्नायु जो है हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में, उसमें जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, जो भी विद्युतीय गतिविधियां हो रही हैं, जैसे एक्शन पोटेंशियल या ग्रेडेड पोटेंशियल, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा जब आपने न्यूरॉन्स के फंक्शंस पढ़े हैं, उनके बारे में उनकी रिकॉर्डिंग करके पता लगाती हैं। ये जो बिहेवियर है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, वो 2 प्रकार की होती है एक न्यूरॉन में, एक्शन पोटेंशियल या ग्रेडेड पोटेंशियल। अगर आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसमें एक्सॉन जो होता है, जो लंबा पूंछ जैसा हिस्सा होता है, जिसे हम एक्सॉन कहते हैं, जो एक्शन पोटेंशियल ले जाता है, वहां पर जो विद्युतीय गतिविधियां हो रही हैं, जो इंफॉर्मेशन आगे बढ़ रही है विद्युत के रूप में, उसे एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। जबकि वही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जब सेल बॉडी या डेंड्राइट्स में होती है, जो एक न्यूरॉन के दूसरे पार्ट से आपने देखा होगा, वहां पर जो गतिविधि होती है उसे हम ग्रेडेड पोटेंशियल कहते हैं। ग्रेडेड पोटेंशियल में बहुत भिन्नताएं होती हैं एक्शन पोटेंशियल की तुलना में, और ग्रेडेड पोटेंशियल सेल बॉडी और डेंड्राइट से रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये हिस्से आमतौर पर एक्शन पोटेंशियल नहीं प्रोड्यूस करते हैं। ईईजी 1930 के दशक में, शुरुआती दशक में, हैंस बर्जर नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने इस चीज का इजाद किया। उन्होंने ये चीज खोजी पहली बार कि ब्रेन में जो विद्युतीय गतिविधियां हो रही हैं, अगर हम ब्रेन के ऊपर, हमारे सर के ऊपर बाहरी तरफ अगर एक इलेक्ट्रोड रख दें, लगा दें, तो उससे हम ब्रेन के अंदर हो रही विद्युतीय गतिविधियों का रिकॉर्डिंग पा सकते हैं। ये गतिविधियां जो हैं, इन्हें ब्रेन वेव्स भी आप कह सकते हैं आम भाषा में। और ये रिकॉर्डिंग क्योंकि सर पर से हो रही है, सर के ऊपर से हो रही है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम रखा गया। इलेक्ट्रो मतलब विद्युतीय तरंगों की बात हो रही है, इसलिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रो बना। एन्सेफेलो, ये शब्द एन्सेफेलस से बना है। एन्सेफेलो यानी ब्रेन, तो एन्सेफेलो वर्ड एन्सेफेलस से आया है। और ग्राम मतलब ग्राफ, जो आपने ईईजी का अगर कभी रिपोर्ट देखा होगा, वो ग्राफ जैसा दिखता है। तो इससे 3 वर्ड्स को ये मिलाकर इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ये वर्ड बन गया। शॉर्ट में इसे हम ईईजी कहते हैं। ईईजी क्या मापता है? जो ग्रेडेड पोटेंशियल्स की अभी हमने बात की, जो किसी भी न्यूरॉन के सेल या डेंड्राइट्स में होता है, वो रिकॉर्डिंग ईईजी से होती है। और ये एक न्यूरॉन की गतिविधि से नहीं होगा, वो बहुत ही कम होती है। इसीलिए कई हजार न्यूरॉन्स में जो गतिविधि हो रही है, उसका टोटल सम जोड़कर जो रिकॉर्डिंग होती है, वो ईईजी से मेजरमेंट उसका होता है। हमारे ब्रेन की जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक ईईजी से रिकॉर्ड होती है, उसके बारे में कुछ चीजें आपको जान लेनी चाहिए। जैसे ईईजी हमारे व्यवहार के साथ बदलता रहता है। हम क्या गतिविधि कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे ब्रेन के वेव्स में बदलाव होते रहते हैं। जो हमारे सर के ऊपर से कोई इलेक्ट्रोड रखकर ईईजी की रिकॉर्डिंग की जाती है, उसमें अलग अलग पैटर्न देखने में मिल सकते हैं, जिसमें कुछ रिदमिकल होते हैं, यानी कुछ लय में होते हैं, कुछ उनका पैटर्न होता है। वो जो आप देखेंगे एक ईईजी रिपोर्ट में, जैसा यहाँ पिक्चर में, 3rd पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, उस रिपोर्ट में आपको कुछ पैटर्न सा नजर आएगा, कुछ एक लय
एक कुछ तरीका, एक डिजाइन समझ में आपको आएगी कि एक निश्चित अंतराल पे कुछ परिवर्तन हो रहा है, फिर एक जैसा पैटर्न चल रहा है। इस तरह की चीजें आपको देखने मिलेंगी। एक जीवित इंसान का ब्रेन जो होता है, उसमें जो भी गतिविधि हो रही है ब्रेन में, वो कभी शांत नहीं पड़ती है। यदि व्यक्ति सो रहा हो या कोमा की अवस्था में हो तो भी उसके ब्रेन में कुछ न कुछ हलचल होती ही है। हालांकि इन सभी अवस्थाओं के साथ ब्रेन की ईईजी के पैटर्न में आपको बदलाव मिलेगा, जिससे डॉक्टर्स या एक्सपर्ट समझ पाते हैं कि परेशानी क्या है, किस प्रकार की है और कहाँ पर दिक्कतें हैं। जब कोई इंसान जगे हुए स्टेट में होता है, अराउज्ड होता है, उत्तेजित स्टेट में होता है, या बस नॉर्मल लेवल पे अलर्ट अवेक स्टेट में है, जगा हुआ है, अलर्ट है, तो उस समय उसका ईईजी का पैटर्न जो आप देखेंगे उसमें एम्पलीट्यूड कम होता है और फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, एक सेकंड में कितनी बार उसमें वेरिएशन या चेंजेस दिख रहे हैं, जैसा कि जो स्पाइक्स दिख रही हैं या जो नीचे आप ग्राफ देख पा रहे हैं, ईईजी में इस तरह का पैटर्न आपको दिखता है। तो ये जो निशान दिख रहे हैं, जो ये मूवमेंट है, वेव्स जो दिख रहे हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी का अर्थ क्या होगा कि एक सेकंड में कितनी दफा वो हो रहा है, कितनी बार हो रहा है। जितना ज्यादा मूवमेंट दिख रहा है, जितनी ज्यादा बार वो वेव्स ऊपर नीचे जा रही हैं, तो उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हम कहेंगे। और एम्पलीट्यूड का मतलब होता है वो जो वेव्स बन रही हैं उनकी ऊंचाई से। तो जब व्यक्ति जगा हुआ होता है, अलर्ट स्टेट में होता है, तब ईईजी में एम्पलीट्यूड कम होता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। जैसे अगर आप नीचे ग्राफ में देखें तो ए मार्क किया हुआ है, जो पहला पिक्चर जो है अवेक या एक्साइटेड स्टेट में, यहां आप देखिए बहुत छोटी छोटी वेव्स हैं, उनकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है, मतलब एम्पलीट्यूड छोटा है इनका, लो एम्पलीट्यूड है। और फ्रीक्वेंसी देखिए, आवृत्ति कितनी है, तो बहुत ज्यादा है, बहुत करीब करीब ढेर सारे मूवमेंट्स आपको दिख रहे हैं। नीचे जो सबसे लास्ट में आप स्केल देख रहे हैं 1 2 3 4 करके, अगर मान लीजिए वो सेकंड्स शो किया हुआ है, तो 1 से 2 सेकंड के बीच में देखिए ऊपर वाले ग्राफ ए में कितने ज्यादा छोटे छोटे से हलचल है, छोटी छोटी सी मूवमेंट है। जबकि लास्ट ग्राफ में आप देखिए जो एफ में है, कितनी दूरी है, एक सेकंड के अंदर सिर्फ एक बार मूवमेंट हो रहा है, एक बार नीचे गया वेव, एक बार ऊपर आया। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, कितने बार उसमें मूवमेंट हो रही है, ये ज्यादा होगी अगर व्यक्ति अलर्ट स्टेट में है, जगा हुआ है या उत्तेजित अवस्था में है तो। और एम्पलीट्यूड कम होगा। जिस तरह से अलर्टनेस की स्टेट घटेगी, जैसे धीरे धीरे आप नींद आ रही है हल्की फुल्की, उस स्टेट में है, या और अगर फिर आप नींद में चले गए, नींद में भी और गहरी नींद में चले गए, या फिर कोमा की सिचुएशन में पहुंच गए, तो ये स्टेट जो है अलर्टनेस के घटते हुए क्रम में है। और जैसे जैसे ये होता जाएगा आप देखेंगे कि एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है, मतलब ऊंचाई जो है वेव्स की वो बढ़ती जाती है, और फ्रीक्वेंसी घटती जाती है, आवृत्ति जो है वो घटती जाती है। ब्रेन की वेव्स स्लो हो जाती हैं, धीमी हो जाती है, क्योंकि ब्रेन उस समय रेस्ट के स्टेट में होता है। तो अगर कोई व्यक्ति, और ये सिर्फ व्यक्ति की बात नहीं है, जानवरों में भी आपको ये मिलेगा, अलर्ट स्टेट में अगर व्यक्ति है या जानवर है, यानी कोई भी लिविंग थिंग पेड़ पौधों को छोड़कर, और उसमें अगर आप देखेंगे ईईजी का मेजरमेंट करेंगे, अलर्ट स्टेट में है, जगी हुई अवस्था में व्यक्ति है या पशु है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी आपको ज्यादा दिखेगी, एम्पलीट्यूड जो होगा वो वेव्स में कम दिखेगा। और जब व्यक्ति रिलैक्स अवस्था में हो, जब कुछ हलचल नहीं कर रहा है, बस सिंपली रेस्ट कर रहा है, आराम की स्टेट में है, और खासकर जब आंखें बंद करके आराम कर रहा है, उस समय आप देखेंगे कि जो ईईजी का पैटर्न है उसमें एक रिदम पता चलती है, एक लय पता चलता है, एक पैटर्न आपको दिखेगा कि एक निश्चित तरह से मूवमेंट उसमें कुछ देर के लिए हो रहा है, फिर कुछ परिवर्तन हो रहा है, फिर एक निश्चित तरह से मूवमेंट कुछ समय के लिए हो रहा है। ये रिदम बोलते हैं, एक पैटर्न में चल रहा है, एक लय में चल रहा है। तो ये पैटर्न जो होती है, इसको अल्फा रिदम का नाम दिया गया, क्योंकि बहुत रेगुलर तरह से होती है, बहुत ही रेगुलर मूवमेंट होता है उसमें। और आमतौर पे इसकी फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड 11 साइकिल की होती है, मतलब 11 जो स्पाइक्स इसको बोलते हैं, जो आप वेव्स देख रहे हैं, एक बार ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, इसको स्पाइक बोलते हैं। ये 11 बार लगभग पर सेकेंड की गति से होता है। तो एक निश्चित पैटर्न, एक निश्चित लय, एक निश्चित स्पीड के साथ वो आपको ब्रेन की वेव्स दिखेंगी। ये अल्फा रिदम होती है। ये कब होगा? जब इंसान रिलैक्स अवस्था में है
और खासकर जब आंख बंद करके सोया नहीं है, ध्यान दीजिए नींद में नहीं है, बस रिलैक्स कर रहा है, आराम कर रहा है, और खासकर जब आंख बंद किया हुआ है, तो इस तरह का पैटर्न आता है। ये पैटर्न आप नीचे पिक्चर में देखिए, जो बी मार्क किया हुआ है जहां लिखा है रिलैक्स्ड, आईज क्लोज्ड, अल्फा रिदम्स जनरेटेड, वहां आपको दिखेगा। देखिए कितना एक डिजाइन पता चल रही है, एक निश्चित पैटर्न पता चल रहा है। बाकी सब में बहुत ऊपर नीचे है, उसमें कुछ आपको पैटर्न नहीं दिख रहा है, कैसे भी अपने मन से सारे वेव्स आ रही है, पर उसमें देखिए कि ब्यूटीफुल डिजाइन जैसी आपको दिख रही है, एक निश्चित पैटर्न के साथ। ऊंचाई लगभग समान है, कितनी आवृत्ति है वो कुछ कुछ दूरी पर समान है, तो ये चीजें आपको दिखेंगी। इसको अल्फा रिदम कहते हैं। ये रिलैक्स अवस्था में जब इंसान आंख बंद करके बिल्कुल रेस्ट कर रहा है, नींद में नहीं है पर लेटा हुआ है, उस समय अल्फा रिदम्स आती हैं। अगर इस समय व्यक्ति अगर अपनी आंखें खोल दे तो ये अल्फा रिदम देखेंगे आप तुरंत गायब हो जाएगी। ईईजी पैटर्न में ये नहीं दिखाई देगा, अचानक से वो हट जाएगा। तो ये पैटर्न्स मेनली कहाँ से आती हैं? अगर आप खासकर ब्रेन में पीछे की तरफ, जहां आपका ऑक्सीपिटल लोब है, जो आपकी दृष्टि संबंधी जो फंक्शंस है उनको कंट्रोल करता है, वहां पर अगर आप जो लगाएंगे इलेक्ट्रोड, तो वहां पे आपको बहुत क्लियर अल्फा रिदम दिखाई देता है, जो कि आंख खुलने के साथ ही, क्योंकि आपका विजन एक्टिव हो गया, आंख खुलने के साथ ही वो अचानक से बंद हो जाती है। तो अल्फा रिदम दिखाई देती है जब व्यक्ति रिलैक्स करने की अवस्था में होता है, खासकर आंखें बंद करके। इसके अलावा ईईजी और भी व्यवहारों का आपको इंडिकेशन देता है, इशारा करता है, और ये निर्भर करता है कि आप कितनी उत्तेजना के स्तर में है या कितना रिलैक्स करने के स्टेट में है। पार्ट सी, डी और ई जो दिया हुआ है पिक्चर में, आप देखिए ये बता रहा है। पार्ट सी में देखिए ड्राउजी स्टेट दिखा रहा है, मतलब अभी व्यक्ति नींद में नहीं है पर उसे नींद आ रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अलर्ट स्टेट में इंसान नहीं है, थोड़ा नींद की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड देखिए क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड जो है बढ़ रहा है थोड़ा सा अलर्ट स्टेट की तुलना में, और फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो रही है, घट रही है। तो जैसे जैसे अलर्टनेस घटती है, एम्पलीट्यूड बढ़ने लगता है और फ्रीक्वेंसी उसी तरह से उत्तरोत्तर घटती जाती है। तो सी स्टेट में आप देख रहे हैं ड्राउजी पर्सन का, जब वो नींद में आ रहा है। डी में अस्लीप, सो गया है व्यक्ति, और ई में देखिए तो अब गहरी नींद में चला गया, डीप स्लीप की अवस्था में है। यहाँ देखिए और स्लो हो गई है ब्रेन की वेव्स, स्लो हो जाएंगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी उसमें वेरिएशन या परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, देर से हो रहे हैं। तो वहां पे देखिए फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ही स्लो होने लगती है और एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। ऊंचाई देखिए आप वेव्स की, ऊंची ऊंची वेव्स जा रही है, नीचे काफी नीचे का डिस्टेंस आपको दिखेगा लंबा। तो ये चीजें दिखाई दे रही हैं। इसी तरह से और स्लो वेव होगी अगर व्यक्ति को एनेस्थीसिया देके बेहोशी की हालत में किया गया है। अगर इसे ऑपरेशन या कुछ करना है, उसके पहले एनेस्थीसिया दिया गया व्यक्ति को और उसको बेहोशी की अवस्था में लाया गया है, तो ब्रेन की वेव्स और स्लो हो जाती हैं। जैसे ब्रेन में अगर कभी चोट आ गई, ट्रॉमा आ गया, व्यक्ति बेहोश हो गया, उस स्टेट में और धीमी हो जाती है ये, और कोमा में चला गया तो और भी फर्दर और धीमी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी, एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा हो जाता है। ब्रेन डेथ की जब अवस्था होती है तब ईईजी बिल्कुल फ्लैट लाइन दिखाता है, बिल्कुल सीधी लकीर दिखाता है, क्योंकि कोई वेव्स नहीं बन रही है ब्रेन में, ब्रेन डेड हो गया है व्यक्ति, पूरा फ्लैट लाइन एकदम आपको दिखाई देगी, कोई उसमें मूवमेंट नहीं दिखेगा। आमतौर पे एक ट्रेडिशनल ईईजी जब हम करते हैं तो ईईजी में क्या चीजें होती हैं, उसका बेसिक एलिमेंट क्या है वो जानना चाहिए। तो एक ईईजी रिकॉर्डिंग का जो सिस्टम होता है उसमें कम से कम एक इलेक्ट्रोड ऐसा होगा, और इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक छोटा सा मेटल का डिस्क रहता है। मेटल क्यों है? क्योंकि आपको जो विद्युत संचार ब्रेन के अंदर हो रहा है वो कैच करना है, और आप जानते हैं बिजली प्रवाहित होगी मेटल की चीजों से, तो मेटल का छोटा सा डिस्क होता है, वो हम ब्रेन पर लगाते हैं। लेकिन ब्रेन पर कैसे हम लगाएंगे, किस चीज से चिपकाएंगे, पेस्ट करना होगा किसी तरह से, तो उसके लिए इलेक्ट्रोड जेल आते हैं। वो इस तरह के जेल बने होते हैं जो कि उसमें से बिजली पार होने देंगे, क्योंकि उसकी मदद से जब आप सर पे चिपकाएंगे तो ब्रेन से इलेक्ट्रोड तक जो विद्युत तरंगे हैं वो पहुंचने के लिए कुछ ऐसा बीच में माध्यम होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए जो बिजली को अपने से प्रवाहित होने दे। तो ये बहुत ही हाईली कंडक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं, पेस्ट होता है एक तरह का, जो न सिर्फ डिस्क को ब्रेन में मतलब सर के ऊपर चिपकाने में मदद करता है, बल्कि उसमें से वो बिजली को प्रवाहित होने देता है। तो उसमें एक इलेक्ट्रोड कम से कम ऐसा होगा,
कम से कम एक इलेक्ट्रोड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आजकल के जो मॉडर्न सिस्टम्स है उसमें 64 और उससे ज्यादा भी इलेक्ट्रोड्स एक साथ सर पे, पूरे सर पे अलग अलग हिस्सों में लगाए जा सकते हैं। लेकिन कोई भी ईईजी हो, वो उसका बेसिक पार्ट जो है वो हम यहाँ देख रहे हैं। एक इलेक्ट्रोड कम से कम ऐसा होगा ही जिसे हम एक्टिव इलेक्ट्रोड का नाम देते हैं, सक्रिय इलेक्ट्रोड का नाम देते हैं, जिसको ब्रेन में किसी हिस्से पर, सर के ऊपर पेस्ट किया जाता है, ताकि वहां उसके नीचे जो गतिविधियां हो रही हैं ब्रेन के उस हिस्से के अंदर, नीचे अंदर ब्रेन में जो भी हलचल हो रही है विद्युत तरह की जो तरंगे हैं, उसको वो कैच कर सके। एक इलेक्ट्रोड होगा कम से कम जिसको हम एक्टिव इलेक्ट्रोड कहेंगे, और कम से कम एक और इलेक्ट्रोड होगा जिसे हम इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड कहेंगे, और वो कहीं भी आपकी बॉडी पर और लगाया जा सकता है जहां पर किसी तरह की विद्युत गतिविधि नहीं हो रही हो। तो आप जानते हैं विद्युत गतिविधि सेल्स में कहाँ होगी? न्यूरॉन्स में होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये जो है, जो भी ब्रेन में आपके न्यूरॉन्स हैं, तो ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, वहीं पर ये विद्युत तरंगे प्रवाहित हो रही हैं, जानकारी एक न्यूरॉन से दूसरे में जा रही है। तो वहां के अलावा बाकी बॉडी में कहीं भी आप लगा दीजिएगा दूसरा इलेक्ट्रोड, तो वो इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड होगा। वो वैसी जगह लगाया जाता है जहां पे कोई भी विद्युत हलचल नहीं है। आमतौर पे सबसे कन्वीनियंट भी होता है, आपके कान जो है उसका निचला हिस्सा जो है, वो पोर्शन जहां लड़कियां अक्सर बालियां या कुछ इस तरह की चीजें पहनती हैं, जो नीचे वाला मस्कुलर पार्ट है उस पर लगा दिया जाता है। वहां पर कोई भी इस तरह की गतिविधि नहीं रहेगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ वहां पर लगाएं, बॉडी में किसी और पार्ट पे भी लगा सकते हैं जहां पर कुछ भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी न हो। तो कम से कम ये 2 इलेक्ट्रोड जरूर होंगे एक ईईजी सिस्टम में। अब क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? एक इलेक्ट्रोड हम क्यों ऐसी जगह लगा रहे हैं जहां पर कोई विद्युत तरंगे नहीं हो? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईईजी मापता क्या है? ये वोल्टेज का डिफरेंस मापता है, वोल्टेज के अंतर का मापन करता है। तो वोल्टेज का अंतर कब पता चलेगा? जब एक जगह कुछ वोल्टेज हो और दूसरी जगह कुछ नहीं हो, तो उसमें से घटाकर हम निकाल लेंगे कि कितनी तरंगे हैं। आप अगर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा आपने पहले पढ़ा होगा कहीं पर, तो आप जानते होंगे कि बिजली कब प्रवाहित होती है? जब वोल्टेज का अंतर होता है। 2 पॉइंट्स के बीच में बिजली तभी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी जब दोनों में वोल्टेज का थोड़ा भी अंतर होगा। अगर सेम वोल्टेज पर 2 चीजें हैं तो उनका पोटेंशियल अगर सेम है, वोल्टेज पोटेंशियल मेजर करता है, पोटेंशियल अगर उनका बिल्कुल सेम है तो बिजली प्रवाहित नहीं होगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। तो वो डिफरेंस होना चाहिए, तभी बिजली जा पाएगी। तो इसीलिए कम से कम 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पे हमें जरूरत होती है, ताकि हम उसका डिफरेंस लेके पता कर सकें कि कहाँ पर गतिविधि हो रही है ब्रेन के अंदर। अब यहाँ पर एक बात ये भी है कि ब्रेन के न्यूरॉन्स में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बहुत बहुत कम पावर की होती है। वो इतना कम होती है कि वो सिर्फ एक सिंपल इलेक्ट्रोड सर पे लगा देने से वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो नहीं पकड़ पाएंगे। कितने की होती है? अगर आप जानना चाहते हैं कि कितनी मात्रा होती है उसकी, कितना वोल्टेज होता है, तो 1 मिलीवोल्ट से भी कम होता है। 1 मिलीवोल्ट से कम का मतलब, आप अगर अपने घर में देखें आमतौर पे जितना वोल्टेज आता है बिजली का, 220 वोल्ट जो आता है, तो उस 220 वोल्ट में से 1 वोल्ट लें, उसका 1000 बराबर हिस्सा करें, उस 1000 में से 1 हिस्सा लें, उससे भी कम वोल्ट की बिजली हमारे ब्रेन के किसी न्यूरॉन में प्रवाहित होती है। तो इतनी कम बिजली कैसे डिटेक्ट हो पाती है ब्रेन के ऊपर से? तो ये इसलिए डिटेक्ट हो पाती है कि जैसे घर पे हम वोल्टेज जब कम आता है तो उसको बढ़ाने के लिए कोई स्टेबलाइजर या कोई और मशीन का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से हम ईईजी सिस्टम में एक वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो उतनी कम जो इलेक्ट्रिसिटी वो कैच कर रहा है उसको कई गुना बढ़ाकर फिर वो हमें दिखाता है। तो इसलिए हम फिर उसको अध्ययन कर पाते हैं या उसको कैच कर पाते हैं और समझ पाते हैं कि क्या हलचल हो रही है ब्रेन के अंदर। दूसरी चीज कि जो ब्रेन में एक्टिविटी आप देखते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी रिकॉर्ड हो रही है ईईजी सिस्टम से, वो सिर्फ एक न्यूरॉन से नहीं आती है, वो हजारों सैकड़ों न्यूरॉन्स के ग्रुप से आती है। तो मिलकर वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है, हालांकि फिर भी वो बहुत कम रहती है, और वोल्ट मीटर से वो बढ़ाकर जब दिखता है, कई गुना मैग्नीफाई हो जाता है, तब हम उसको देख पाते हैं। और फिर उसके बाद वो पॉलीग्राफ पे हमें दिखती है। पॉलीग्राफ एक मशीन होती है जिसमें पेपर लगा होता है,
और वो पेपर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है। उसमें कई सारी पेन्स होती हैं और वो ऑटोमेटिकली ब्रेन में जो गतिविधि दिख रही है, जो रिकॉर्ड हो रही है ईईजी से, वो उस पर उस तरह का ग्राफ बनाती जाती है। इसीलिए इसका नाम है पॉलीग्राफ। पॉली मतलब होता है बहु, अधिक, एक से ज्यादा। तो कई सारा आपने कभी ईईजी का अगर रिपोर्ट देखा होगा तो 2-3 अलग अलग लाइन्स दिखेंगे आपको, उसमें सब में इस तरह की हलचल होगी, जैसा अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। तो इसीलिए इसको पॉलीग्राफ बोला जाता है। तो ये तो पुराना सिस्टम था जहां पे पॉलीग्राफ हम यूज करते थे। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है और कंप्यूटर में इस तरह के सॉफ्टवेयर आने लगे हैं। इवन स्मार्टफोन में भी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। तो इन सब चीजों पे आप पॉलीग्राफ की जगह कंप्यूटर में ये चीजें रिकॉर्ड हो सकती हैं और फिर आप चाहें तो उसका पेपर पे प्रिंट ले सकते हैं। ईईजी क्या रिकॉर्ड करता है ये फिर से एक बार समझ लेते हैं। जो न्यूरॉन्स में ग्रेडेड पोटेंशियल है, ध्यान दीजिएगा, एक्शन पोटेंशियल नहीं। एक्शन पोटेंशियल न्यूरॉन के एक्सॉन वाले हिस्से में होता है। ग्रेडेड पोटेंशियल उसके सेल बॉडी और डेंड्राइट्स में होता है। तो ग्रेडेड पोटेंशियल का मापन करता है ईईजी। जो भी छोटे छोटे डीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन होते हैं मेम्ब्रेन में, उन चीजों को रिकॉर्ड करता है। जो भी न्यूरॉन्स हैं उसमें ये चेंजेस होते रहते हैं। ग्रेडेड पोटेंशियल के चेंजेस समय समय पे होते रहते हैं। कुछ बंडल ऑफ न्यूरॉन्स होंगे जिसमें एक साथ ये चेंजेस होंगे, तो उनका मिला हुआ वोल्टेज जितना होता है कंबाइंड, वो इतना ज्यादा हो सकता है कि सर के ऊपर जो हम इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं उससे रिकॉर्ड किया जा सके। और दूसरी चीज कि ये जो न्यूरॉन्स से कैच हो रहा है वोल्टेज, ये किसी भी न्यूरॉन से नहीं होता, हर न्यूरॉन से नहीं होता। हमारा जो नियोकॉर्टेक्स है, मतलब सर पे हमारा जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसकी बाहरी परत जो है कॉर्टेक्स, उसका नियोकॉर्टेक्स पार्ट जो अगर आप बोलिए, तो नियोकॉर्टेक्स में जितने भी न्यूरॉन्स रहते हैं उसमें आप देखिए कि वो सब एक हॉरिजॉन्टल सतह में अरेंज रहते हैं। सारे न्यूरॉन्स अलग अलग परतों में अरेंज रहते हैं, हॉरिजॉन्टल सतहें होती हैं और 6 सतहें होती हैं कॉर्टेक्स में। तो उसमें जो सबसे अंदरूनी सतह है 5 और 6 होती है, एक के ऊपर एक लेयर्स कॉर्टेक्स में। उसमें जो 5वीं और 6ठी अंदरूनी लेयर्स हैं वहां पे बहुत बड़े साइज के न्यूरॉन्स होते हैं, उनको पिरामिडल न्यूरॉन्स कहते हैं। वो न्यूरॉन्स में जो गतिविधि हो रही है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, वो हमारा ईईजी रिकॉर्ड कर पाता है। वो भी एक न्यूरॉन से नहीं, थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन से आती हुई, और थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स जब एक साथ उनमें एक तरह का पर्टिकुलर तरह का चेंज हो रहा है, तो उससे कंबाइन होके जितना पोटेंशियल बनता है वो इतना होता है कि कम से कम सर के ऊपर जो हमने इलेक्ट्रोड लगाया है उसमें डिटेक्ट हो जाए, और बाद में फिर वो वोल्ट मीटर से पास होगा तो और कई गुना मैग्नीफाई हो जाएगा। तो उस तरह की ग्रेडेड पोटेंशियल्स को ईईजी रिकॉर्ड करता है। न्यूरॉन में जो हिस्सा, उसकी मेम्ब्रेन का जो हिस्सा, चाहे सेल बॉडी की बात कर रहे हैं वहां का जो सेल मेम्ब्रेन है या डेंड्राइट्स के ऊपर, ये जो न्यूरॉन्स का मेम्ब्रेन होता है जहां पर ये सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है, जहां पे ग्रेडेड पोटेंशियल्स आ रहे हैं, उसको सिग्नल का जनरेटर कहा जाता है। कि सिग्नल कहां से जनरेट हो रहा है, तो ये सिग्नल का जनरेटर है, यहां से आ रहा है। अब ये जो जनरेटर्स हैं, जैसे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, चेंजेस मिल रहे हैं, ये वॉल्यूम कंडक्टेड होते हैं। वॉल्यूम कंडक्टेड मतलब कि जिस तरह पानी में कोई तरंग पार करेगी, जिस तरह मूवमेंट उसका होगा, उस तरह से ये ब्रेन में ट्रेवल करके सरफेस तक आते हैं। तो पानी में अगर कोई चीज कहीं पे हलचल हो रही है तो उसके आसपास बहुत ज्यादा कंपन होगा और थोड़ा दूर में थोड़ी कम कंपन पहुंचे। उसी तरह से ब्रेन के किसी हिस्से में अगर कोई गतिविधि हो रही है, वहां पे कोई विद्युतीय तरंगे जन्म ले रही हैं, तो वो भी ऐसे ट्रेवल करती हैं ब्रेन से होकर ऊपर हमारे स्कल तक, खोपड़ी के सतह तक आने के लिए, जैसे लगता है कि पानी से ट्रेवल कर रही हो। जितना दूर जाएंगे उतना उसका कम पड़ जाता है, मध्यम पड़ जाती है उसकी पावर। इसी वजह से जब अगर हम पूरे सर पे अलग अलग एरियाज में अलग अलग इलेक्ट्रोड लगाएंगे और फिर सबसे एक साथ रिकॉर्डिंग करेंगे, तो हमें पता चल जाता है, क्योंकि जो सबसे पास इलेक्ट्रोड होगा, जिस जगह से वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, वहां के सबसे करीब जो इलेक्ट्रोड लगा होगा सर पे, वहां पे बहुत तेज हमें सिग्नल्स मिलेंगे, और जहां दूर लगे हुए इलेक्ट्रोड्स वहां थोड़े कम सिग्नल मिलेंगे। तो अगर सब
इलेक्ट्रोड्स का एक साथ हम मेजरमेंट करें कि कैसे वहां के सिग्नल्स आ रहे हैं, तो हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि किस एरिया से ये वाला सिग्नल आ रहा है, क्योंकि उसके आसपास के जो इलेक्ट्रोड होंगे वहां बहुत तेज एक्टिविटी पता चलेगी और जो दूर होंगे वहां कम पता चलेगा, क्योंकि ये ऐसे ट्रैवल करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन में, जैसे लगता है कि पानी में जैसे ट्रैवल हो रहा है, जितना दूर जाएंगे उतना मध्यम पड़ते जाता है। तो इससे फिर हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, कहां पर ये गतिविधि होना शुरू हो रही है, किधर ब्रेन में ये एक्टिविटी, ये हलचल हो रही है। अब यहाँ हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे जिसमें दिखाया जाएगा कि आजकल के मॉडर्न इलेक्ट्रोड्स प्लेसमेंट का जो सिस्टम है वो कैसे होता है। उसमें हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है जितना पुराने सिस्टम्स में होती थी, जहां एक एक इलेक्ट्रोड अलग अलग से पेस्ट से हमें लगाना होता था और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स उसके चलते होती थी। यहाँ पर वैसी दिक्कतें नहीं है। अब एक तरह का कैप आता है जो बहुत ही टाइटली सर पे पहना दिया जाता है और इलेक्ट्रोड्स उसमें फिट कर दिए जाते हैं। इलेक्ट्रोड फिट करने के लिए जो कंडक्टिंग जेल जो मैंने बोला, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी सही से पास कर पाए, वैसा सब्सटेंस भी रहता है, सॉल्ट का वाटर या कुछ इस तरह का चीज, जिससे बिजली आराम से पार हो सके। और साथ ही आप इसमें देखेंगे कि प्लेस करने का अलग अलग तरीका भी है, बहुत कन्वीनियंट ये हो गया है, लगाना भी और हटाना भी। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से आराम से समझ में आता है कि हर इलेक्ट्रोड जो हम सर पे लगा रहे हैं कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे बाल बीच में आते हैं, तो कभी कभी अगर वो डायरेक्ट हमारे सर से, हमारे खोपड़ी से, स्किन से टच नहीं कर पा रहा है इलेक्ट्रोड, तो हमें कभी कभी थोड़ा बाल वहां से हटाने पड़ते हैं। और हटाने का मतलब वहां पे छील देना या कुछ इस तरह से परमानेंटली बाल हटाना नहीं, थोड़ा बालों को वहां पे मूव कर देते हैं हम किसी स्टिक या किसी चीज, सॉफ्ट चीज की मदद से, ताकि वहां का इलेक्ट्रोड डायरेक्ट हमारे स्कैल्प या सर की जो स्किन है उसके कांटेक्ट में आए और सही से वहां से उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल पाए। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि मॉडर्न तरीके जो आजकल यूज हो रहे हैं, जो इजी और कन्वीनियंट तरीके हैं, उसमें कैसे इलेक्ट्रोड सर पे लगाए जाते हैं। This tutorial explains mounting the semi-dry EEG cap with Smarting Mobi. We will demonstrate two approaches to mounting the cap and lowering the impedance values. Make a saline solution. Fully dissolve a 1.5 teaspoons that comes with a package of sodium chloride in 200 milliliters of water in the solution bottle. Soak the hydrolinks with saline solution. It takes at least 2 hours to soak the sponges to prepare them for proper use. Make sure the sponges are completely wetted before the application. We will first show a faster approach where the sponges are placed in the cap before mounted on the subject. Insert the sponge holder into the electrode base. Screw the sponge holder clockwise. A click sound indicates that the holder has been properly placed in the electrode base. Take the sponge from the wetting container and gently squeeze out any extra saline solution. Place the sponge in the holder. Mount the electrode cap on the subject's head and gently tighten the strap around the chin. To adjust the impedance values, you can apply slight pressure, move or shake the electrode base with hands to ensure that the sponge is in good contact with the scalp. If the impedance value is high on some of the electrodes, you can remove the sponge, re-wet it, and place it back to the electrode holder. Additionally, you can use the cotton swab, previously wetted in the saline, to split the hair so the electrode sponge can have better contact with the scalp. Repeat the process until the desired impedance values are reached on all electrode sites. In this approach, the empty cap is first placed on the subject's head and then the sponges are mounted. First, mount the electrode cap on the subject's head and gently tighten the strap around the chin. Immerse a cotton swab in the saline solution. Split the hair on the electrode location sites and wet the scalp. First, place the sponges in the reference CMS and ground DRL electrodes. Place the sponge into the sponge holder and then insert the sponge into the electrode base.
Lift the electrode base with one hand and insert the sponge head into the electrode base with the other hand. If the impedance value is high on some of the electrodes, you can remove the sponge, re-wet it, and place it back to the electrode holder. Repeat the process until the desired impedance values on all electrode sites are reached. When finished with the experiment, gently remove the cap. आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे कि ईईजी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज क्या है। तो एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है कि एपिलेप्टिक सीजर्स को नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स जो है उनसे डिफरेंशिएट करने में मदद करता है। यानी मिर्गी के जो दौरे होते हैं उन्हें गैर मिर्गी के दौरे, मतलब और भी बीमारियां होती है जिसमें दौरे पड़ सकते हैं पर वो मिर्गी के दौरे नहीं होते, तो इनमें अंतर करने में ईईजी हेल्प करता है। क्योंकि मिर्गी के दौरों में एक निश्चित तरह की ब्रेन वेव्स आती हैं जो कि बाकी तरह के सीजर में नहीं आती हैं, दूसरे दौरों में वैसा नहीं होता है। तो वो चीजें पता करने के लिए, या फेंटिंग होती है जिसको हम सिंकोप भी कहते हैं, उसके बारे में जानने के लिए, क्योंकि उसका अलग तरह का ब्रेन वेव आएगा। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं हेल्दी ब्रेन का कैसा वेव है, एपिलेप्सी जो है जनरलाइज्ड एपिलेप्सी एक बड़े एरिया में है वहां का ब्रेन वेव किस तरह का आ रहा है, और फोकल सीजर है किसी पर्टिकुलर जगह पर छोटी एरिया में एक दौरा पड़ रहा है, कोई इस तरह की दिक्कत आ रही है, तो वहां का ब्रेन वेव कैसा है। तो आपको देखिए हो सकता है काफी समान ही लगे, पर डॉक्टर और एक्सपर्ट समझ जाते हैं उनका पैटर्न और वेरिएशन देख के कि ये किस तरह का इशारा कर रहा है, किस तरह की प्रॉब्लम के बारे में बता रहा है। इसी तरह सब कॉर्टिकल मूवमेंट डिसऑर्डर्स हैं, जो आपका ओवरऑल कॉर्टेक्स का एरिया है ब्रेन में, बाहरी परत जो है उसके अंदर के जो हिस्से हैं, जो पार्ट्स हैं ब्रेन में, वहां कुछ अगर समस्या है, खासकर मूवमेंट डिसऑर्डर संबंधी, जैसे मूवमेंट डिसऑर्डर में आप जानते हैं पार्किंसंस डिजीज वगैरह जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें चलने फिरने संबंधी, मूवमेंट संबंधी बॉडी के दिक्कतें आने लगती हैं, तो उस तरह की प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसका भी पता ईईजी से चल सकता है। साथ ही माइग्रेन जो होता है, जो भीषण सरदर्द होता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम कई लोगों को होती है, उसमें भी अलग अलग तरह के माइग्रेन होते हैं, उनमें वेरिएशन देखने के लिए, उनमें अंतर कर पाने के लिए भी ईईजी का बहुत उपयोग है। इसी तरह ऑर्गेनिक एन्सेफेलोपैथी, अगर कुछ ब्रेन डिसऑर्डर आपको है जहां पे ब्रेन के पार्ट्स में कुछ डैमेज हो गया है, कोई दिक्कत आ गई है, उस तरह की चीजें जो हैं उसका पता लगाने में भी हेल्प करता है। डेलीरियम अगर हो रहा है, साइकाइट्रिक सिंड्रोम है, आपको कैटाटोनिया वगैरह आप जानते होंगे, सिजोफ्रेनिया का एक लक्षण है, एक टाइप होता है, एक प्रकार होता है कैटाटोनिया, जिसमें इंसान बिल्कुल अकड़ जाता है या किसी एक पर्टिकुलर बॉडी शेप में लंबे समय तक खड़ा, बैठा या लेटा रह सकता है। उस तरह की सिचुएशंस में ब्रेन की वेव्स कैसी होती हैं। डेलीरियम में कैसा होता है, जब इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज सा फील करता है, खासकर अक्सर जब कुछ ऑपरेशंस वगैरह से इंसान जब उठता है, होश में आता है, तो थोड़ा डेलीरियम की स्टेट में होता है, कंफ्यूज जैसा होता है, उसको बहुत क्लियरली चीजें समझ में नहीं आ रही होती हैं। इन सब अलग अलग तरह की बीमारी की स्टेट्स में ब्रेन में क्या हलचल हो रही है, क्या वेरिएशंस आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैसे हैं, उसके आधार पे इनमें अंतर किया जा सकता है। ब्रेन डेथ का भी ये टेस्ट है। ईईजी से हम टेस्ट कर सकते हैं कि इंसान जिंदा है कि नहीं, उसका ब्रेन अलाइव है या डेड हो चुका है। तो जैसे मैंने बताया था कि ईईजी में ब्रेन वेव कैसी आएगी, अगर ब्रेन डेड हो गया है व्यक्ति तो वेव्स कैसी आएंगी, कोई वेव नहीं आएगी, बिल्कुल फ्लैट लाइन आएगी। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि व्यक्ति ब्रेन डेड तो नहीं हो गया है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति कोमा में है तो उसका कॉन्स्टेंटली ईईजी मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि ब्रेन जो है वो कॉन्शियस स्टेट में नहीं है, होश की अवस्था में नहीं है, व्यक्ति बहुत गहरी नींद जैसी अवस्था में है, कोमा में है। तो ईईजी में हमें पता चल जाता है कि उसमें कुछ भी हलचल कभी कभी अगर दिख रही है या नहीं दिख रही है, तो ऐसे व्यक्ति का फ्यूचर कैसा होगा, क्या कुछ समय में उसको होश आ जाएगा, या क्या कुछ कहा नहीं जा सकता, सिचुएशन बहुत ठीक नहीं है, कोमा से वो निकल पाएगा कि नहीं। तो इस बारे में अंदाजा लगाने के लिए, एक पूर्वानुमान लगाने के लिए, आकलन करने के लिए डॉक्टर्स ईईजी टेस्टिंग करते हैं। इसी तरह अगर किसी की दवाइयां चल रही हैं, मिर्गी के दौरे आते हैं, उसकी दवाइयां चल रही हैं, तो कब वो खत्म करनी है, कब दवाई बंद करनी है या मात्रा घटानी बढ़ानी है,
इसका भी अंदाजा आपको लग सकता है अगर ईईजी करेंगे तो, कि ब्रेन वेव्स कैसी आ रही हैं, दवा से कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए भी ईईजी का यूज होता है। इसी तरह अगर सीजर्स आ रहे हैं, व्यक्ति को दौरे आ रहे हैं, तो कहाँ पर आ रहे हैं, क्या कारण है, ब्रेन के किस हिस्से में है, अगर सर्जरी करनी पड़ी तो किस जगह ब्रेन में सर्जरी करनी होगी, इस सब का आकलन करने के लिए भी ईईजी यूज होता है। एनेस्थीसिया में अगर व्यक्ति है, नॉर्मली कुछ भी ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, कुछ ऐसा ऑपरेशन हो रहा है जिसमें व्यक्ति को बेहोश करने की जरूरत है, और लोकल एनेस्थीसिया नहीं है कि सिर्फ एक बॉडी के किसी हिस्से में बस फीलिंग पता होना बंद हो जाए, व्यक्ति होश में रहे, वैसा नहीं है। जनरलाइज्ड एनेस्थीसिया है कि व्यक्ति बेहोश अवस्था में है, कोई मेजर ऑपरेशन अगर करना है तो उसमें भी एक डॉक्टर होता है टीम में, जो आप देखेंगे कि हमेशा वो कॉन्स्टेंटली ईईजी मशीन पे उसकी नजर रहती है कि ब्रेन के वेव्स कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति होश में आना शुरू करेगा, और आपने देखा है कि व्यक्ति होश की अवस्था में रहता है आंख बंद करके, तो कैसी वेव्स रहती हैं, अगर पूरी तरह अलर्ट हो गया, जग गया, तो कैसी वेव्स रहती हैं, नींद में है तो कैसी वेव्स रहती हैं। तो वेव पर हमेशा एक डॉक्टर की नजर रहती है। अगर उसे लगा कि हाँ एनेस्थीसिया का असर खत्म हो रहा है और अभी ऑपरेशन चल ही रहा है और व्यक्ति के ब्रेन वेव से पता चल रहा है कि वो होश में आने वाला है, तो फिर एनेस्थीसिया और फर्दर डोज बढ़ा दी जाती है। तो इसलिए ये भी मॉनिटर किया जाता है कि एनेस्थीसिया की गहराई कितनी है और कब और एक्स्ट्रा देने की जरूरत हो सकती है। इसी तरह सेरिब्रल परफ्यूजन का इंडिकेटर ये होता है जब कैरोटिड एंडाक्टेक्टोमी होता है। ये एक प्रोसीजर है, एक तरह का ऑपरेशन है, जिसमें सर्जरी करके जो कैरोटिड आर्टरी होती है, ये आर्टरी है जो हमारे मस्तिष्क की सबसे मेजर नस है, सबसे मोटी और बड़ी नस है, जो कि ब्लड ले जाती है ब्रेन को। तो कभी कभी उसमें ब्लॉकेज हो जाने से ब्रेन में खून सही से नहीं पहुंच पाएगा, कुछ पार्ट्स में खून नहीं पहुंचेगा, तो कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्ट्रोक हो सकता है या बहुत और तरह के खतरे हो सकते हैं। तो कैरोटिड एंडाक्टेक्टोमी में यही जो ब्लॉकेज है या प्लाक जो जम गया है, उसको ऑपरेशन करके हटाया जाता है। तो इस तरह की सर्जरी में भी ईईजी का यूज होता है। इसी तरह अमोबार्बिटल इफेक्ट चेक करने के लिए वाडा टेस्ट में काम आता है इसका। वाडा टेस्ट का एक और नाम है ISAP, इंट्रा कैरोटिड सोडियम अमोबार्बिटल। तो ये प्रोसीजर जो होता है, इसका नाम वाडा टेस्ट इसलिए पड़ा क्योंकि डॉक्टर जॉन वाडा जो थे, उन्होंने पहली बार इसको यूज किया था, तो उनके नाम पर पड़ गया। वाडा टेस्ट क्या होता है? इस टेस्ट में क्या किया जाता है कि ह्यूमन माइंड जो है, इंसान का मस्तिष्क जो है, उसमें आपको पता है 2 गोलार्धों का बना हुआ है, लेफ्ट हेमिस्फीयर है और राइट हेमिस्फीयर है। अगर किसी को, डॉक्टर को या किसी पर्सन को चेक करना हो कि लैंग्वेज की प्रोसेसिंग कैसी हो रही है, भाषा की प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, या मेमोरी कैसी है, स्मृति की प्रोसेसिंग कैसी है, और सिर्फ एक हेमिस्फीयर में चेक करना हो कि बस मुझे दाएं का फंक्शन देखना है, बाएं का नहीं देखना है, या बाएं वाले ब्रेन का देखना है, दाएं का नहीं देखना है, तो ये कैसे संभव है? क्योंकि आप डायरेक्टली तो व्यक्ति को तो नहीं बोल सकते कि फिलहाल अपना आधा ब्रेन ऑफ कर दो, सिर्फ आधे ब्रेन से रिस्पॉन्स दो, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो वाडा टेस्ट में अमोबार्बिटल केमिकल एक होता है जो एडमिनिस्टर किया जाता है, दिया जाता है, उससे आधा ब्रेन आपका सो जाता है और सिर्फ आधा ब्रेन एक्टिव रहता है। फिर आप जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, मतलब वो बस आधे जगह ब्रेन से आप कर रहे हैं। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि क्या दोनों ब्रेन में डिफरेंसेस हैं किसी चीज के प्रोसेसिंग में, या किसी व्यक्ति को कोई बीमारी या प्रॉब्लम है तो किस पार्ट में दिक्कत आ रही है, ये सब हम इसमें टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी इसीलिए ईईजी का जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो दूसरा ब्रेन है जो असली अवस्था में है, अगर वो जाग गया तो फिर मतलब व्यक्ति दोनों ब्रेन का, दोनों पार्ट्स का इस्तेमाल करके जवाब दे रहा होगा, या जो भी टेस्ट कराया जा रहा है कर रहा होगा। इसलिए ये कॉन्स्टेंटली चेक किया जाता है कि जो ब्रेन स्लीपिंग स्टेट में डाला गया है केमिकल की मदद से, वो स्लीपिंग स्टेट में ही है, तो उस पार्ट का ईईजी हमेशा मॉनिटर किया जाता है, उस पर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा ईईजी आप जानते हैं, मूवीज और सीरियल्स में आपने कितनी बार ही देखा होगा। आईसीयू में ब्रेन फंक्शनिंग को मॉनिटर करने के लिए इसका बड़ा इस्तेमाल है। इंटेंसिव केयर यूनिट में कोई अगर एडमिट है तो वहां पर कोई सीजर्स वगैरह आ रहे हैं, दौरे आ रहे हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए एनेस्थीसिया वगैरह दिया गया है, उसको चेक करने के लिए कि हाँ सही वर्क कर रहा है कि नहीं, व्यक्ति सही में बेहोश है कि नहीं, पूरा अस्लीप कंडीशन में है कि नहीं। कभी कभी मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा करवाया जाता है, व्यक्ति को कोमा की स्थिति में पहुंचाया जाता है दवाइयों की मदद से। ऐसा करना पड़ता है कभी कभी कुछ प्रकार की सर्जरी करने के लिए, तो उसके लिए भी
ईईजी देखना पड़ता है कि हाँ ये फंक्शन सही से कर रहा है कि नहीं, ब्रेन सच में उस समय स्लीप कंडीशन में है या नहीं। साथ ही अगर हैमरेज वगैरह किसी को हुआ है, सब एरेक्नॉइड स्पेस जो होती है, आप जानते हैं ब्रेन की अलग अलग प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं, उसमें जो सब एरेक्नॉइड स्पेस होती है एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन के नीचे, जो कि सेकेंड मेम्ब्रेन है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, उसके नीचे थोड़ी जगह होती है सब एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन, एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन के नीचे की स्पेस को बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। वहां पे हैमरेज अगर हो गया है तो उसकी वजह से और क्या क्या ब्रेन के एरिया में डैमेजेस पहुंचे हैं, क्या क्या नुकसान हुआ है, उसको चेक करने के लिए भी ईईजी का अगर हम टेस्टिंग करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाती है। इसके अलावा बिहेवियरल टेस्टिंग जो होती है, जो व्यवहार की टेस्टिंग हम ह्यूमन बींग्स की करते हैं, जैसे साइकोलॉजी के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसमें इसका बहुत यूज है। इसकी वजह से ईईजी से हम कोवर्ट प्रोसेसिंग डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब ब्रेन में व्यक्ति प्रोसेसिंग कर रहा है बट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, जवाब अगर नहीं दे रहा है, बोल के उसको या लिख कर कुछ नहीं जवाब देना है, बस ब्रेन में कुछ चीजें सोच रहा है, देख रहा है, कुछ दिखाया या सुनाया जा रहा है, और ब्रेन में क्या गतिविधि हो रही है, कैसे वो प्रोसेस कर रहा है, ये चीजें पता चल सकती हैं ईईजी से। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति है जो शायद रिस्पॉन्स दे ही नहीं सकता, हो सकता है उसको कुछ ब्रेन डैमेज हो गया हो, किसी तरह का उसको लकवा हो या कोई और तरह की समस्या हो, शायद वो रिस्पॉन्स बोलकर नहीं दे पाए, तो भी ब्रेन में कैसे प्रोसेसिंग हो रही है ये हम डिटेक्ट कर पाएंगे ईईजी के यूज से। इसी तरह इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल्स जो होते हैं, ईआरपी जो होते हैं, वो भी डिटेक्ट किए जा सकते हैं। अगर व्यक्ति को जो चीजें दिखाई जा रही हैं, जो उद्दीपक है या कुछ चीजें हैं, उस पर वो ध्यान नहीं भी दे रहा है, फोकस नहीं कर रहा है, उसका अटेंशन नहीं है उस चीज पर, तो भी अगर वो चीजें ब्रेन में जा रही हैं इनडायरेक्टली और प्रोसेस हो रही हैं, तो इसमें हम डिटेक्ट कर पाते हैं। इसी तरह रिएक्शन टाइम की स्टडीज जो साइकोलॉजी में होती हैं, कि कोई चीज करवाया कितना तुरंत जवाब दे रहा है व्यक्ति, कितनी जल्दी रिस्पॉन्स दे पा रहा है, वो रिएक्शन टाइम की स्टडीज होती हैं। तो ऐसी स्टडीज में भी अगर हम ईईजी वगैरह यूज कर रहे हैं, तो न सिर्फ हमें फाइनल रिस्पॉन्स क्या व्यक्ति ने दिया, उसमें कितना समय लगा, इसका पता चलेगा, बल्कि ब्रेन में उसने कब चीजें देखी, कब उसने सोचा रिस्पॉन्स, कब जवाब दिया, ये चीज का भी हमें अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग का भी हमें आइडिया लग सकता है। और जितना आप साइकोलॉजी में पढ़ते हैं अलग अलग स्टडीज, और नॉर्मल फंक्शनिंग की भी बात जो आप पढ़ते हैं कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा क्या काम में इन्वॉल्व होता है, कैसे करता है, ये सारी चीजें जो आप पढ़ती हैं, ये सब जानकारियां हमें नॉर्मल ब्रेन की स्टडीज से भी मिलती हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का ब्रेन कैसे काम करता है, उसमें भी ईईजी का बहुत रोल है। ईईजी का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और असल में सबसे पहला यूज जो इसका था, वो एपिलेप्सी का पता लगाने में ही था, मिर्गी का ही पता लगाने में था। एपिलेप्सी में जो दौरे आते हैं, उसकी वजह से ईईजी में जो डिफरेंसेस दिखते हैं, जो एबनॉर्मल गतिविधि दिखती है, पैटर्न जो दिखता है, उससे डॉक्टर्स डिटेक्ट कर पाते हैं कि ये मिर्गी का दौरा है। और ये न सिर्फ कारण बता सकता है मिर्गी के दौरे का, बल्कि एग्जैक्ट लोकेशन भी बता सकता है कि ब्रेन में किस हिस्से में मिर्गी के दौरे आ रहे हैं। कंप्यूटर की मदद से फिर हम इस तरह का एक मैप बना पाते हैं, एक 2D स्ट्रक्चर बना पाते हैं, जहां अलग अलग कलर्स की मदद से दिख पाता है कि ब्रेन के अलग अलग एरिया में कहाँ क्या गतिविधि हो रही है। तो वर्किंग ब्रेन का स्ट्रक्चर हमें थोड़ा सा मिल पाता है। अब देखते हैं कि फायदे क्या क्या है ईईजी में। सबसे बड़ी बात तो इसका हार्डवेयर कॉस्ट बहुत कम है। इसमें जो चीजें, मशीनें और सामान लग रहे हैं, जो इलेक्ट्रोड्स लग रहे हैं, जो कैप लग रहा है, जो बाकी चीजें जरूरत की इसमें लग रही हैं, वो बहुत कम खर्चीला है बाकी जो मेथड्स हैं उनकी तुलना में। बाकी जो ईईजी के अलावा जो मेथड्स हैं, जैसे एमईजी हो गया, पीईटी हो गया, सीटी स्कैन, एमआरआई, इन सब मेथड्स में बहुत कॉस्टली मशीनें आती हैं, बहुत महंगी, लेकिन इसमें कॉस्ट बहुत कम होता है हार्डवेयर का। मॉर्बिडिटी भी कम होती है, इसमें जान का खतरा नहीं है, ईईजी में कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है इस तरह की, जो कि और जो विधियां हैं उसमें हो सकती हैं, क्योंकि उसमें कभी कभी कुछ हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। पर इसमें कोई भी एडिशनल चीज नहीं यूज की जा रही है, कुछ भी आपकी बॉडी के अंदर डाला नहीं जा रहा है, तो ये बहुत सेफ प्रक्रिया है, बहुत ही सुरक्षित है। ईईजी के सेंसर जो है वो कई जगह यूज किए जा सकते हैं, ब्रेन के अलग अलग एरिया में आप सर के ऊपर रख के यूज कर सकते हैं, जबकि एफएमआरआई मशीन वगैरह जो है वो इतनी भारी और बड़ी मशीनें होती हैं कि वो उतना कन्वीनियंटली, उतनी आसानी से यूज नहीं की जा सकती हैं अलग अलग हिस्से में। ईईजी का एक एडवांटेज ये भी है कि इसका टेम्पोरल रेजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है। टेम्पोरल रेजोल्यूशन का मतलब कि
कम से कम समय में ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है ये दिखा सकता है। मतलब 1 सेकंड के शायद 100वें या 10वें हिस्से में बहुत सूक्ष्म टाइम फ्रेम में ये दिखा सकता है कि ब्रेन में क्या परिवर्तन हुए या क्या चेंजेस हुए। तो ब्रेन में इतनी तेज गतिविधियां होती है, इतनी फास्ट स्पीड से हर चीज होती है कि हम हमेशा जानने के लिए इच्छुक रहते हैं कि मिली सेकेंड्स में भी क्या हो रहा है या सेकेंड के 100वें हिस्से में क्या क्या परिवर्तन या चेंजेस हो गए। तो उतना छोटे हिस्से में भी क्या गतिविधि हो रही है ये हमें ईईजी से पता चल सकता है। इसलिए इसका टेम्पोरल रिजोल्यूशन यानी टाइम संबंधी रिजोल्यूशन जो है वो काफी अच्छा है। रिजोल्यूशन मतलब उतनी बारीकी से वो चीज देख पा रहा है। तो कम से कम समय में छोटे से छोटे समय के हिस्से में भी क्या चेंजेस हो रहे हैं ये हम देख पाते हैं। इसमें एक फायदा ये भी है कि जो हमारा सब्जेक्ट है या जो पार्टिसिपेंट है, मरीज है जिस पर हम ईईजी कर रहे हैं, वो अगर मूवमेंट भी कर रहा है, थोड़ा हिल डुल भी रहा है, तो इसके सिग्नल्स पे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ईईजी में भी बोला जाता है कि जितना संभव हो सके उतना कम हिले डुले, नहीं तो उसकी वजह से जो वेव्स आ रही हैं उसमें एरर्स आती हैं, दिक्कतें आती हैं। पर इसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट अगर व्यक्ति कर रहा है तो बहुत दिक्कत नहीं आती है और सॉफ्टवेयर की मदद से उसको करेक्ट भी कर लिया जाता है। लेकिन बाकी मेथड्स जो आपने देखे जैसे एमआरआई वगैरह हो गया, उसमें आपको बहुत ज्यादा स्टिल रहने के लिए बोला जाता है, कभी कभी कुछ देर के लिए सांस रोकने के लिए भी बोला जा सकता है, क्योंकि उतना मूवमेंट भी उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, सिग्नल बहुत क्लियर नहीं आएगा। पर इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मूवमेंट अगर है तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक और एडवांटेज है कि ये बहुत ही शांत प्रक्रिया है, साइलेंट प्रक्रिया है। तो अगर आप कोई टेस्ट कर रहे हैं, साइकोलॉजी रिलेटेड कुछ आप अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं या कोई भी और तरह का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें कुछ सुनाना हो व्यक्ति को और टेस्ट करना हो, तो यहाँ पर वो आसानी से यूज हो सकता है। और ये खासकर किसके साथ कंपेयर करते हुए बोल रहा है अगर आप सोचें तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या मैग्नेटोएन्सेफलोग्राफी, ये सब जो मेथड्स हैं इसमें मैग्नेटिक हमिंग होती है, जैसा इनके वीडियो में भी आप देख सकते हैं बताया गया है। उसमें एक लगातार आवाज आती रहती है, मैग्नेटिक साउंड एक आती रहती है, जिसकी वजह से उसमें अगर आप कुछ सुनाकर या कुछ इस तरह का करके रिस्पॉन्स लेना चाहें व्यक्ति से तो वो बहुत आपको क्लियरली नहीं आएगा, उससे इंटरफेरेंस होगी, दिक्कत होगी सुनने में। पर ये बहुत ही शांत प्रक्रिया है, इसमें किसी तरह की कोई आवाज नहीं होती है इसकी मशीन में, इसलिए आप कुछ भी ऑडिटरी उद्दीपक भी कुछ है जो है, कुछ सुनाने वाली चीजें भी है, साउंड क्लिप है या कुछ इस तरह का, वो आप सुना के भी रिस्पॉन्स सही से ले पाते हैं। इसमें क्लॉस्ट्रोफोबिया जिन लोगों को है उनके साथ भी किया जा सकता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया जैसे पहले बताया गया है कि बंद जगहों का डर। कुछ लोग होते हैं जो एलिवेटर्स यूज नहीं कर पाते हैं, सॉरी लिफ्ट्स यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बंद हो जाती है तो उसको वो यूज नहीं कर सकते हैं, या बंद कारों में नहीं जा सकते हैं, उन्हें कार के शीशे खोलने पड़ते हैं, इस तरह की दिक्कत है, छोटी स्पेस में बंद हो जाने का डर। तो इस तरह के लोगों को बोला जाता है कि क्लॉस्ट्रोफोबिया है। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया जिन लोगों को है उनके साथ भी ईईजी का इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर ये दिक्कत आती है उन लोगों को जिनका सीटी स्कैन या एमआरआई वगैरह किया जा रहा है, क्योंकि वो बड़ा सिलेंडर जैसी मशीन जो होती है जिसमें बहुत अंदर कम जगह होती है, उसमें लेटाकर बॉडी को अंदर डाल दिया जाता है कुछ समय के लिए, तो उन्हें बहुत बंद बंद सा फील हो सकता है, जैसे किसी ताबूत में वो पड़े हों, इस तरह का फीलिंग आ सकती है। और जिनको क्लॉस्ट्रोफोबिया है, बंद जगहों से डर लगता है, घबराहट होती है, एंजाइटी है उसकी, उनके साथ फिर वो प्रक्रिया करने में समस्या आती है, नहीं की जा सकती है। पर इसमें क्योंकि कुछ भी चीज आपके फेस पर कवर नहीं कर रही है, कोई बंद जगह में आप नहीं है, इस तरह की कोई मशीनें नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों पर भी ईईजी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। ईईजी में बहुत शक्तिशाली ताकतवर चुंबकीय क्षेत्रों का भी इस्तेमाल नहीं होता जो एमईजी, एमआरआई, एफएमआरआई इस तरह की मशीनों में होता है। इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का भी यूज नहीं होता, जैसा कि पीईटी यानी पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी में होता है, जो आप उसकी वीडियो में देख सकते हैं इसके बारे में जानकारी। जो भी रेडियोधर्मी पदार्थ हैं जो खतरनाक हो सकते हैं शरीर के लिए, वो इसमें इस्तेमाल नहीं होते। इस प्रक्रिया में बॉडी के अंदर कोई भी केमिकल या कोई भी इस तरह का पदार्थ नहीं डाला जाता है, इसलिए ये बहुत ही सेफ प्रक्रिया है। ये रिपीटेबल है, इसको आप कितनी बार भी दोहराइए, व्यक्ति के ऊपर कोई खराब असर नहीं आएगा, कोई दिक्कत या समस्या नहीं आएगी, इसका कोई साइड इफेक्ट या कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये पोर्टेबल भी है, ये एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से ले जाया जा सकता है। चीजें निकालकर उनके कंटेनर्स में पैक करके आप आराम से एक
सूटकेस या बॉक्स में लेके उसको दूसरी जगह जा सकते हैं और वहां पर आप इक्विपमेंट निकाल के सब चीजें सेट करके आप वहां पे स्टडी कर सकते हैं। ये चीजें सीटी स्कैन, MRI, PET स्कैन इन सब के साथ संभव नहीं है, क्योंकि इनकी बहुत ही वजनदार और बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जो जिस रूम में रखी हुई हैं वहीं पर सिर्फ टेस्टिंग की जा सकती है। EEG के साथ ये समस्या भी नहीं है, बस कैप ले गए, जहां पर टेस्टिंग करना है वहां कंप्यूटर की उपलब्धता हो, सॉफ्टवेयर हो, बस व्यक्ति को कैप पहना दिया, इलेक्ट्रोड्स फिट कर दिए और रिकॉर्डिंग ले ली। EEG में इतने सारे फायदे तो हैं, लेकिन कुछ कमियां भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी है। जैसे इसका टेम्पोरल रेजोल्यूशन तो काफी अच्छा था, छोटे से छोटे समय के हिस्से में ये देख पा रहा है मिली सेकेंड्स में भी कि क्या गतिविधि हो रही है ब्रेन में, लेकिन इसका स्पेशियल रेजोल्यूशन बहुत अच्छा नहीं है। स्पेशियल रेजोल्यूशन मतलब छोटी से छोटी स्पेस में क्या हो रहा है ब्रेन में ये नहीं बता सकता। अब आप सभी जानते हैं कि ब्रेन में जो भी सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, ये सब बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे हिस्से में बने हुए हैं, तो उनके अंदर क्या गतिविधि हो रही है ये देख पाना अध्ययन के लिए जरूरी है। लेकिन EEG में ये समस्या है कि छोटे हिस्सों में क्या चीजें हो रही हैं, क्या हलचल हो रही है, ये डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसका स्पेशियल रेजोल्यूशन बहुत अच्छा नहीं है। साथ ही जो EEG के सिग्नल्स रिकॉर्ड होते हैं, जिससे हम पता करते हैं कि अंदर ब्रेन के किस हिस्से से ये सिग्नल आ रहे हैं, वो कभी कभी सही डिटेक्ट नहीं हो पाता है। हो सकता है कि जो हमें अंदाजा लग रहा है कि कहाँ से आ रहे हैं सिग्नल्स, वो सही अंदाजा नहीं लग रहा हो, क्योंकि जो सिग्नल्स न्यूरॉन्स से पहुंच रहे हैं, जो ग्रेडेड पोटेंशियल्स पहुंच रहे हैं, वो हमारे सर की सतह तक पहुंच रहे हैं, तब रिकॉर्डिंग हो पा रही है EEG इलेक्ट्रोड्स के थ्रू। और वहां तक पहुंचने के लिए वो कई रास्तों से होके गुजरते हैं, मेनिंजीज को पार करते हैं। मेनिंजीज आप जानते हैं उन सतहों को बोलते हैं, उन प्रोटेक्टिव लेयर्स या कवरिंग को बोलते हैं, जो ब्रेन को प्रोटेक्शन देने के लिए बनाई गई हैं, जिसमें ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन, पाया मैटर, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये मेनिंजीज को पार करती हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है, उस लिक्विड से पार होती हैं, और फिर हमारी इतनी कड़ी खोपड़ी जो है, जो हड्डी की बनी हुई है, उसको पार करती है, तब ऊपर सतह पे आती है और रिकॉर्डिंग हो पाती है। तो इतनी चीजों से पार करने की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, उसकी दिशा बदल सकती है। तो हमें जहां से रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर हम सोचेंगे कि हाँ ठीक उसके नीचे से आ रहा होगा सिग्नल, तो शायद वो हर बार सही नहीं हो सकता है। इसी वजह से अगर आप मैथमेटिकली चाहेंगे, मैथ्स की मदद से, फॉर्मूले की मदद से चाहेंगे कि आप एग्जैक्ट सोर्स का पता लगा लें, उसका स्रोत क्या है, कहाँ से ये EEG का सिग्नल आ रहा है, तो हमेशा सही डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई बार जो करंट प्रोड्यूस हो रही है, जो पोटेंशियल, ग्रेडेड पोटेंशियल का हम मापन कर रहे हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, एक दूसरे को काट भी देती हैं, कैंसिल कर देती है, तो हमें सही से ये चीजें नहीं पता चल पाती हैं। इस प्रॉब्लम को इनवर्स प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है। ये बहुत फेमस समस्या है जो हमेशा चली आ रही है, EEG वगैरह में ये प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है इनवर्स प्रॉब्लम की, कि हमें जो सिग्नल रिकॉर्ड हुआ, जो सिग्नल मिला, उससे फिर हम उल्टा जाकर पता कर पाए कि कहाँ से सिग्नल आया था, ये बहुत सही से हर बार हो पाए ये मुश्किल है। हम श्योर नहीं हो पाते हैं कि जहां हमको लग रहा है कि यहाँ से सिग्नल आ रहा है वो वहीं से आ रहा है या नहीं। कॉर्टिकल फंक्शन में जो प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेन में जो दिक्कतें हो रही हैं, जो इसमें डिटेक्ट होती हैं EEG में, तो ये प्रॉब्लम तो पकड़ लेता है, उसको डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन हर बार उसका कारण बता पाए ये मुश्किल है। हर बार ये कारण नहीं पकड़ सकता है कि क्यों हो रहा है, क्यों ये दिक्कत आ रही है। इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी भी कम होती है। सेंसिटिविटी मतलब संवेदनशीलता, बहुत संवेदनशील तरीका ये नहीं है। संवेदनशील होने का मतलब कि जब जब प्रॉब्लम मौजूद है, इसको हमेशा ये डिटेक्ट कर ले, कभी फेल नहीं हो। तो शायद ये हर बार उतना सफाई से नहीं कर पाता है, दिक्कत है और वो पकड़ भी ले, शायद हर बार उतना सही से नहीं कर पाए। हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन ये दिखाए कि बिल्कुल नॉर्मल EEG है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको कहेंगे कि सेंसिटिविटी कम है, संवेदनशील नहीं है तरीका, बिल्कुल सही हर बार डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। इसी तरह स्पेसिफिसिटी भी कम है इसकी। स्पेसिफिसिटी हम तब कहेंगे जब कोई दिक्कत नहीं है और बता पाए मेथड कि हाँ दिक्कत नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट भी आती है, नॉर्मल है व्यक्ति पर कभी कभी एरर दिखा सकता है कि हाँ शायद कुछ प्रॉब्लम है, इस तरह का बता सकता है। ऐसे केस में हम कहेंगे कि इस मेथड की स्पेसिफिसिटी भी खराब है, स्पेसिफिसिटी सही नहीं है। जब जब प्रॉब्लम नहीं है तब तक नहीं बता पा रहा है ये कि प्रॉब्लम नहीं है, ये बोल दे रहा है कि प्रॉब्लम है।
जबकि नहीं है असल में। तो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी दोनों इसकी बहुत अच्छी नहीं है। और क्या प्रॉब्लम्स है इसके साथ? तो इसमें इलेक्ट्रिकल और फिजियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स का फर्क पड़ता है। मतलब विद्युतीय कुछ और गतिविधि अगर हो रही है या शारीरिक आप में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं तो उसका असर आएगा सिग्नल पर। जैसे अभी एक तो चीज आप जान ही रहे हैं कि आप कितने अलर्ट हैं, उसका असर आता है। अलर्ट कितने हैं उसके हिसाब से वेव्स में परिवर्तन आ जाता है। उसी के साथ साथ आपने कोई दवाएं ली हैं, कुछ निश्चित प्रकार की दवाएं होती हैं जो उसके सिग्नल पर असर डाल सकती हैं। इसी तरह अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया है, अगर बॉडी में ग्लूकोज की कमी है, तो उसका भी सिग्नल पर असर आ सकता है। तो कई सारे और फैक्टर्स हैं जो इसकी वेव्स को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपके ब्रेन में कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई चोट है, कोई दिक्कत है जो कि बहुत ही छोटी है या बहुत गहराई में स्थित है, ब्रेन की बहुत अंदरूनी एरियाज में है, तो ईईजी में कुछ भी एबनॉर्मल नहीं दिखाएगा, कुछ भी असामान्य नहीं आएगा, वो बिल्कुल नॉर्मल दिखा सकता है। इसीलिए इसकी सेंसिटिविटी खराब पाई गई है कि दिक्कत होते हुए भी कभी कभी नहीं डिटेक्ट कर सकता, क्योंकि अगर बहुत छोटी कहीं चोट या दिक्कत है या बहुत गहराई में स्थित है तो ये शायद नॉर्मल ही बता देगा, नॉर्मल रिपोर्ट दे देगा। कभी कभी एपिलेप्सी के केस में भी, जहां पे इसका पाया गया है कि बहुत सही ये डिटेक्ट कर पाता है मिर्गी के दौरों को कि कहाँ पर उसका लोकेशन है और क्या कारण है, कभी कभी उसको भी ये गलत बता सकता है। हमेशा वहां भी बहुत परफेक्टली बता पाए कि हाँ किस जगह पर दिक्कत है, कहाँ से ये प्रॉब्लम हो रही है, मिर्गी के दौरे किस एरिया में आ रहे हैं, बहुत सही उसको नहीं बता पाता है कभी कभी। पैरोक्सिस्मल डिस्चार्जेस जो होते हैं वो भी इसमें एक समस्या है। मतलब इस तरह के दौरे या गतिविधियां जो आपको मिर्गी के दौरों जैसा ही लगे, उस तरह की गतिविधियां ब्रेन में जो मिर्गी के दौरे से मैच खाती हैं, उसमें जैसे वेव्स आते हैं उससे मैच खाती हैं, लेकिन असल में वो मिर्गी के दौरे नहीं होते हैं। वहां पर भी थोड़ा सा क्लियर पिक्चर ही नहीं दे पाता है, बहुत सही नहीं बता पाता है। और एक एरर है, एक प्रॉब्लम है, एक डिसएडवांटेज है रिकॉर्डिंग की लेंथ। तो रिकॉर्डिंग जो होती है, आमतौर पे जो आप ईईजी कराने अगर जाइए किसी हॉस्पिटल वगैरह में, तो वो बहुत लंबा रिकॉर्डिंग नहीं लेते, मुश्किल से 4-5 मिनट। उससे हमें पूरी पिक्चर नहीं मिल सकती है, पूरा डिटेल में नहीं पता चल सकता है। ये और लंबी रिकॉर्डिंग्स रहें तो हमें पता चल सकता है। पर यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सिर्फ रूटीन ईईजी जो होता है उसकी बात हो रही है, जो आमतौर पे अक्सर हॉस्पिटल्स वगैरह में कराए जाते हैं। अगर रिसर्च के पर्पज से कर रहे हैं तो वहां पे लंबे समय तक रिकॉर्डिंग, आधा घंटे तक, 1 घंटे तक भी रिकॉर्डिंग या उससे ज्यादा भी जरूरत के मुताबिक की जा सकती है। थैंक यू।